अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सीक्वेंशियल सर्किट्स के डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। आपको पता है कि जब हम डिज़ाइन प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारे पास एक वर्डिंग की फॉर्म में एक स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन होती है। हम उस प्रॉब्लम अपना सर्किट डिज़ाइन करते हैं उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जो स्पेसिफिकेशंस गिवन होती है उनको अचीव करने के लिए। तो सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करने के जो स्टेप्स हैं वो ये है। मैं आपको ये इसका डिज़ाइन प्रोसीजर ये गिवन है। सबसे पहला काम ये है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है, उससे इनपुट्स और आउटपुट्स को आइडेंटिफाई करना है और एक ब्लॉक डायग्राम ड्रा कर देना है। जब आपके पास ब्लॉक डायग्राम ड्रा हो जाएगी तो आपने उस ब्लॉक डायग्राम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेस पे स्टेट मशीन को ड्रा करना है। वो स्टेट मशीन मीली टाइप भी हो सकती है और मोर टाइप भी हो सकती है। समटाइम्स क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन होता है कि आप मीली स्टेट मशीन ड्रा करें या मोर स्टेट मशीन ड्रा करें। और अगर मेंशन नहीं है, जस्ट ये लिखा हुआ है कि आप स्टेट मशीन ड्रा करें, तो फिर आप कोई से भी मिली या मोर कोई से भी स्टेट मशीन ड्रा कर सकते हैं जो आपको इजी लग रही हो। ओके, एक दफ़ा जब आपने स्टेट मशीन ड्रा कर ली उसके बाद अब आपने अब उस स्टेट मशीन को इम्प्लीमेंट करना है। तो जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जब आपके पास स्टेट मशीन गिवन हो तो आप उससे उसका स्टेट टेबल ड्रा करते हैं। अब ये स्टेप नंबर 2, जब आपके पास एक दफ़ा स्टेट मशीन आ गई तो ये स्टेप नंबर 3, 4 और 5 हम ये लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि आपके पास अगर स्टेट मशीन गिवन है तो किस तरह आप उससे स्टेट टेबल ड्रा करते हैं। और फिर आपके पास जब एक दफ़ा स्टेट टेबल आ जाता है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप 3 डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप से उस स्टेट टेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। जब आपके पास एक दफ़ा स्टेट टेबल आ जाता है तो फिर आप उस स्टेट टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास 8 डिफरेंट वेज हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। तो आप कोई सा भी वे वो सिलेक्ट करके अपना स्टेट टेबल से स्टेट इक्वेशंस वगैरह ड्राइव करते हैं, और कोई सा भी जो 8 मेथड हमने पढ़े थे उनमें से कोई सा भी मेथड सेलेक्ट करके आप उस स्टेट टेबल को सर्किट डायग्राम ड्रा कर देते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के लेक्चर के अंदर हमारा जस्ट फोकस ये होगा, ये पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 कि किस तरह हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह हम स्टेट मशीन ड्रा करते हैं। बाकी जब एक दफ़ा आपका स्टेट मशीन आ गई तो उसके बाद आपका ये लेक्चर नंबर 17 ये स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास अगर स्टेट मशीन ये आ गई है, फॉर एग्जांपल ये स्टेट डायग्राम आपके पास आ गई है, तो अब ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करते हुए आप इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो मेन फोकस होगा वो है स्टेप नंबर 1 और 2 पे कि किस तरह हम वर्ड प्रॉब्लम से या वर्डिंग वाले प्रॉब्लम से किस तरह फाइनाइट स्टेट मशीन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने ये जो स्टेप नंबर 2 से 5 तक या 3 से 5 तक हमने ये लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिए, तो आज का हमारा मेन फोकस स्टेप 1 और 2 के ऊपर होगा। ओके, एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, डिज़ाइन प्रॉब्लम। इसका टाइटल है सीक्वेंस डिटेक्टर। ये टाइटल मैंने खुद से लिखा है जस्ट एक हेडिंग देने के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है। डिज़ाइन ए सर्किट दैट डिटेक्ट ए सीक्वेंस ऑफ 3 और मोर कंसेक्टिव वंस in a string of bits coming through an input line. Input is a serial bit stream. तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास कोई बाइनरी इनपुट की डाटा ये स्ट्रिंग आ रही है, स्ट्रिंग ऑफ बिट्स है। स्ट्रिंग ऑफ बिट्स का मतलब होता है कि एक आपके पास अज्यूम करें कि वायर है, उसके टर्मिनल पे कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 5 वोल्ट आ रहा है, फिर 5 वोल्ट, फिर 0 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसको बाइनरी में देखें तो आपके पास इस तरह एक रैंडम सा कोई 0 1 का पैटर्न बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सैम्पल इनपुट इस तरह गिवन है कि 0 0 आया, फिर 1 1 आया, 0 0 1 1। इस तरह ही रैंडमली उस इनपुट स्ट्रिंग उस इनपुट के ऊपर रैंडमली सीरियली आपके पास डाटा 1 और 0 की फॉर्म में आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि आप एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें जब भी 3 1 इकट्ठे आपके पास आ जाएं तब वो उस सर्किट की आउटपुट 1 होनी चाहिए। 3 1 इकट्ठे हैं या 3 से ज़्यादा 1 इकट्ठे आ जाएं उस बाइनरी इनपुट के अंदर, तो आपकी जो सर्किट की आउटपुट है वो 1 रहनी चाहिए, अदरवाइज
आपकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो रहनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को हेडिंग दी है सीक्वेंस डिटेक्टर। तो सीक्वेंस जो यहाँ पे हम डिटेक्ट करने लगे हैं वो है 3 और मोर कंसेक्टिव वंस, ये 3 वन इकट्ठे आएँ या 3 से ज़्यादा वन इकट्ठे हैं तब उस सर्किट के आउटपुट 1 होने चाहिए, अदरवाइज़ आउटपुट 0 रहनी चाहिए। तो ये सैम्पल इनपुट है। फॉर एग्जांपल पहले अगर इनपुट 0 है तो आपके आउटपुट 0 है, क्योंकि अब आउटपुट ने सिर्फ उस टाइम पे 1 आना है जब 3 वन इकट्ठे आ गए या 3 से ज़्यादा वन। तो यहाँ पे डबल वन है तब भी आपकी आउटपुट 0 रह रही है, फिर 0 आया, फिर 0 आया, 0 आया, अभी भी आउटपुट 0 है। ये फर्स्ट वन आया, सेकंड वन आया, थर्ड वन आया। अब जैसे ही थर्ड वन आया आपकी आउटपुट को, अगर 3 वन इकट्ठे आ गए तो अब आपकी आउटपुट को 1 हो जाना चाहिए। उसके बाद दोबारा अगर 0 0 आ गया तो अब आउटपुट 0। अब यहाँ पे ये देखें 3 से ज़्यादा वन इकट्ठे आ रहे हैं, तो तीसरे वन पे आउटपुट को 1 हो जाना चाहिए। अगर उससे आगे आगे अगर चौथा वन आता है, पांचवा वन आगे जितने कंसेक्टिव वंस आते रहें, जितने कंसेक्टिव वंस आएंगे उससे आगे फिर उतनी ही देर के लिए आउटपुट को 1 रहना चाहिए। तो ये हमारे सर्किट की एक सैम्पल इनपुट है और सैम्पल आउटपुट है, जस्ट समझाने के लिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को गिवन है। तो अब इस सर्किट से हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें अंदाज़ा हो गया है कि सर्किट में एक इनपुट होगी x और एक ही आउटपुट होगी वो y है। x के ऊपर एक बाइनरी डाटा आ रहा होगा रैंडमली 0 1 0 1 की फॉर्म में, और आउटपुट एक y होगी, और y उस टाइम पे 1 होगी जब इनपुट के ऊपर 3 या 3 से ज़्यादा 1 आएंगे। तो अगर मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूँ तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है, ये सीक्वेंस डिटेक्टर ब्लॉक डायग्राम। एक इनपुट इसकी x है, एक इनपुट इसकी y है, और ये हर जो भी आप ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें क्लॉक इनपुट आप बाय डिफ़ॉल्ट शो करेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंशियल सर्किट हैं उनकी क्लॉक इनपुट मस्ट है, क्योंकि जो भी फ्लिप फ्लॉप्स सर्किट के अंदर आएंगे उनकी क्लॉक इनपुट होगी। लेकिन जब आप स्टेट डायग्राम या मिली या मोर टाइप स्टेट मशीन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे क्लॉक को हम शो नहीं करेंगे। तो क्लॉक का सिर्फ ये मतलब होता है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर जा रहे हैं तो वो क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर जा रहे हैं, या जो भी इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर आ रहा है। और तो ये आप कह सकते हैं कि ये जस्ट फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक इनपुट है ये उसको शो कर रहा है, और मेन हमारे सर्किट की एक इनपुट x है और मेन जो आउटपुट है वो y है। तो अब हमने इसकी इस प्रॉब्लम के लिए स्टेट मशीन ड्रॉ करनी है। तो हमारी स्टेट मशीन ये मैंने शो की हुई है। तो अब ये किस तरह हम स्टेट मशीन ड्रॉ करते हैं, मैं आपको, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है तो इसकी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि डिटेक्ट 3 और मोर कंसेक्टिव वंस, 3 या 3 से ज़्यादा अगर वन इकट्ठे आते हैं इनपुट के ऊपर तो हमने एक ऐसी स्टेट मशीन ड्रॉ करनी है जो उनको डिटेक्ट करे और डिटेक्ट करने के साथ आउटपुट को 1 कर दे। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ से स्टार्ट करना, एक स्टेट ड्रॉ करनी, उसको सर्कल की फॉर्म में शो करते हैं, और स्टेट का कोई भी नाम रख देना, S0, आप अपना नाम भी दे सकते हैं स्टेट को, कोई रैंडमली कोई नाम, नॉर्मली मैं S0 S1 इस तरह स्टेट्स को शो करता हूँ। तो ये मेरे पास स्टेट है S0। अब हमारे पास इनपुट पे डाटा आ रहा है वो इस तरह रैंडमली आ रहा है, 0 1 0 1 0 1 इस तरह रैंडमली डाटा वो आ रहा है। तो इस डाटा को हमने x के साथ शो किया हुआ है। तो अब हम जब भी, अब आपके पास एक इनपुट है x, तो अब आपने जितनी भी स्टेट्स ड्रॉ करनी है हर स्टेट्स पे चेक करना है, अगर x की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा और अगर x की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा। तो अगर इस स्टेट के ऊपर x की वैल्यू 0 आती है तो x की वैल्यू 0 आती है तो इट मीन्स अभी तक हमारे सर्किट की आउटपुट 1 नहीं हुई, और हमारे अभी तक हम इसी स्टेट के ऊपर मेंटेन रहेंगे, आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। आगे सिर्फ हम उस टाइम प्रोसीड करेंगे जब हमारे 3 या 3 से ज़्यादा वंस का सीक्वेंस आएगा। तो ये अगर x की वैल्यू 0 है तो हम उसी S0 स्टेट के ऊपर रह रहे हैं, और इस स्टेट के ऊपर जो हमारी आउटपुट है वो 0 है। ओके, अब जब तक 0 आता रहेगा, 0 फॉर एग्जाम्पल 0 0 0 0 इनपुट पे जब तक 0 आता रहेगा हम इसी स्टेट के ऊपर रहेंगे। अब अज्यूम करें कि कुछ देर के बाद काफ़ी ज़ीरोज़ आए, कुछ देर के बाद 1 आ गया। तो 1 आने के बाद इसका मतलब है कि हमारा वो फर्स्ट 1 डिटेक्ट हो गया,
अब फर्स्ट वन डिटेक्ट हो गया तो हम अब नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मूव कर जाएंगे और उस स्टेट का नाम मैंने लिख दिया S1। साथ अपने जब भी आप स्टेट मशीन ड्रॉ करें, साथ अपने आप अपना रफ वर्क कंप्लीट करने के लिए, जस्ट ज़रा याद रखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, आप अपना रफ वर्क भी साथ साथ कर सकते हैं। S0 पे हमने बेसिकली ज़ीरो डिटेक्ट किया है, जब हम स्टेट ज़ीरो पे हैं तो हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो है। ओके, अब हमारे पास अगर x के ऊपर वन आता है तो हम S0 से S1 के ऊपर मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाला पैटर्न डिटेक्ट करना है। तो अब अगर हमारे पास x की वैल्यू ज़ीरो है तो हम S0 स्टेट पे हैं। अगर हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है वन तो हम S0 से S1 स्टेट के ऊपर मूव कर जाएंगे। इट मीन्स कि जो हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस था उसका फर्स्ट वन हमने डिटेक्ट कर लिया। लेकिन अभी हमने क्योंकि एक ही वन डिटेक्ट किया है तो अभी भी हमारी जो आउटपुट है सर्किट की वो अभी भी ज़ीरो है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आप S1 स्टेट के ऊपर पहुँच गए हैं तो आपने बेसिकली फर्स्ट वन डिटेक्ट कर लिया। तो ये जस्ट रफ वर्क है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने शो करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो ये हमें हेल्प करेगा कि हमने कहाँ तक सीक्वेंस डिटेक्ट कर लिया है। ओके, अब अगर S1 के ऊपर आप पहुँच गए कि पहले ज़ीरो आया फिर वन आया, हम S1 के ऊपर आ गए और अज्यूम करें उस वन के बाद अगर दोबारा, अब क्योंकि हमने S1 पे चेक करना है, अगर x ज़ीरो हो तो क्या होगा, x वन हो तो क्या होगा। अगर इस स्टेट पे S1 स्टेट पे अगर x की वैल्यू ज़ीरो आती है तो इट मीन्स हमारे पास इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है कि पहले ज़ीरो ज़ीरो आ रहा था, फिर वन आया, हम S1 पे चले गए, फिर ज़ीरो आ गया। तो हमारा अब ये जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है अब ये नहीं रहा। तो जब भी S1 के ऊपर ज़ीरो आया हम क्या करेंगे, हम S1 से दोबारा S0 स्टेट के ऊपर चले जाएंगे, या हम दोबारा से अपना सारा डिटेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर S1 के ऊपर x की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है तो हम दोबारा से अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे S0 से। लेकिन अगर S1 के ऊपर S1 स्टेट के ऊपर दोबारा वन आ जाता तो इट मीन्स कि हमारा सेकंड वन भी डिटेक्ट हो गया। दोबारा वन आएगा तो हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मूव कर जाएंगे और उस स्टेट का मैं नाम लिख देता हूँ S2। ये नाम आप अपनी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं, ABC, कुछ भी अपना नाम देना चाहें, किसी और का नाम लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं। अगर अब S1 के ऊपर हमारे पास और वन आ जाता है एक, तो हम S1 स्टेट से S2 स्टेट के ऊपर मूव कर जाएंगे और आउटपुट हमारी अभी भी वो ज़ीरो है, क्योंकि आउटपुट ने उस टाइम पे वन होना है जब तीन या तीन से ज़्यादा वन आ गए। तो जब आप S2 स्टेट के ऊपर पहुंच गए हैं तो इट मीन्स आपने दो वन डिटेक्ट कर लिए हैं। वो मैं अपने साथ रफ वर्क में नोट कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर मैं S2 स्टेट के ऊपर आ गया हूँ तो मेरे दो वन डिटेक्ट हो चुके हैं। ओके, अब S2 स्टेट के ऊपर दोबारा हमने चेक करना है, अगर x ज़ीरो हो तो क्या होगा और x वन हो तो क्या होगा। अगर S2 स्टेट पे x की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो सीक्वेंस फिर हमारा बन जाएगा 1 1 0। तो वो डिस्टर्ब हो गया, हमारा सीक्वेंस जो हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे वो नहीं डिटेक्ट हुआ। हम इस स्टेट से दोबारा जंप कर जाएंगे अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, जो S0 स्टेट थी। तो S2 से अगर x की वैल्यू हमारी ज़ीरो आती है किसी भी स्टेट पे तो हम वहाँ से S0 जो ओरिजिनल सी के सीक्वेंस हम दोबारा से डिटेक्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर S2 के ऊपर आ जाता है जी वन तो इट मीन्स हमारा थर्ड वन भी आ गया, तो हम फिर एक और स्टेट के ऊपर मूव कर जाएंगे। उसका मैं नाम लिख देता हूँ S3। अब क्योंकि हमने S2 तक हमारे टू वन डिटेक्ट हो चुके थे, अगर S2 के ऊपर एक और वन आ गया तो इट मीन्स हमारा थर्ड वन भी आ गया, और थर्ड वन आ गया तो हमने जैसे ही थर्ड वन आएगा तो हमने अपनी आउटपुट को बंद कर देना है। तो यहाँ से S2 से अब हम जंप कर रहे हैं S3 के ऊपर।
और ये जंप कब होगा, कब हम ट्रांजिशन करेंगे, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे आप अपने रफ वर्क के अंदर लिख सकते हैं कि S3 के ऊपर अगर आप आगे हैं तो इट मीन्स कि आप तीन वंस को डिटेक्ट कर चुके हैं, तब आप S3 के ऊपर पहुँचे हैं। ओके, और इस पे अगर हमारा जो आउटपुट है वो 1 होगी। अब फाइनली हमने इस स्टेट के ऊपर भी हमने चेक करना है, अगर x की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा। अगर x की वैल्यू 0 हो, यहाँ पे S3 के ऊपर 0 आ जाए, तो इट मीन हमारा सीक्वेंस बन जाएगा 1 1 3 1 और आगे 0। तो जब भी 0 आएगा, हमने किसी भी स्टेट पे हैं तो हमने वहाँ से जंप कर देना है अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, जहाँ से अपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। तो यहाँ से हम इधर चले गए। तो ये जंप कब होगा कि जब इसके ऊपर 0 आ जाएगा S3 के ऊपर। अगर S3 के ऊपर अगेन 1 आ जाता है तो हमारे पास फिर 4 1 हो गए। हमारे पास अगर S3 के ऊपर है और हमारे पास एक और 1 आता है तो हमारे पास इट मीन 4 1 हो गए। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये था कि 3 या 3 से ज़्यादा 1 आए तो आउटपुट को 1 रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आता है 1 एक और 1 तो हम इसी स्टेट के ऊपर रहेंगे आउटपुट, क्योंकि इसके ऊपर 1 है। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे दोबारा 1 आ जाती है S3 स्टेट के ऊपर, तो हम इसी स्टेट के ऊपर जब तक 1 आता रहेगा हम इसी स्टेट के ऊपर रहते रहेंगे, क्योंकि इस स्टेट के ऊपर आउटपुट 1 है। तो अब अगर आपके पास ये हमारे पास स्टेट डायग्राम कंप्लीट होगी। तो ये स्टेट डायग्राम बेसिकली इन 3 वंस को, या 3 से ज़्यादा 1 आते हैं तो उनको डिटेक्ट करेगी और डिटेक्ट करके आउटपुट को 1 प्रोड्यूस कर देगी। और अगर किसी भी पॉइंट पे 0 आ जाता है, 1 1 डिटेक्ट होने से पहले पहले, तो ये फ़ौरन से जंप कर जाएगी S0 स्टेट में और अपनी डिटेक्शन दोबारा से स्टार्ट कर देगी। तो ये यही डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ये S0 स्टेट है, S1 S2 S3। S0 से S1 के ऊपर जंप कर रहे हैं जब x की वैल्यू 1 है, S1 से S2 की तरफ जा रहे हैं जब x 1 है, S2 से S3 की तरफ जा रहे हैं जब x 1 है। तो आप देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट स्टेट में तब मूव कर रहे हैं जब हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ रहा है 1 1 1, और यहाँ पे ये आउटपुट 1। और किसी जगह पे भी अगर 0 आता है S1 पे, S0 पे, S2 पे, S3 पे, तो हम जब भी 0 आएगा उस स्टेट से ओरिजिनल स्टेट के ऊपर जंप कर जाएंगे। तो ये हमारे पास, अब आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये स्टेट मशीन बेसिकली थ्री थ्री वंस या 3 से ज़्यादा कंसेक्टिव वंस को डिटेक्ट कर रही है। तो अब ये आपके पास स्टेट मशीन आ गई। अब यहाँ से आपका लास्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे इसकी स्टेट टेबल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके पास, अब अज्यूम कर लेंगे स्टेट डायग्राम आ गई। तो अब ये सारे स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं इसका सर्किट बनाने के लिए यहाँ तक। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टेट वेरिएबल असाइन करेंगे। इसके बाद स्टेट वेरिएबल्स को कोड असाइन करेंगे, हर स्टेट का कोड होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट टेबल बनाएंगे, स्टेट टेबल बना लेंगे। फिर डिसाइड करेंगे क्या हमने इसको डी से इम्प्लीमेंट करना है, जेके से करना है, टी से करना है। वो डिसाइड करके स्टेट टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे अगर हम जेके या टी से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 8 मेथड्स अवेलेबल हैं उस स्टेट टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उनमें से कोई एक मेथड इम्प्लीमेंट करके यूज़ करके हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम क्योंकि लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि स्टेट मशीन से सर्किट किस तरह ड्रॉ करते हैं, तो ये सारे स्टेप्स हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो इस वजह से आज के लेक्चर में मैं ये स्टेप्स रिपीट नहीं करूँगा। ये जस्ट मैंने लिख दिया कि आप लास्ट लेक्चर को देखें और उसको देखते हुए इसका सर्किट ड्रॉ कर लें। ओके, नेक्स्ट है जी डिज़ाइन प्रॉब्लम नंबर 2। वह है प्राइम नंबर जनरेटर। प्राइम नंबर डिज़ाइन प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि डिज़ाइन ए स्टेट मशीन, एक ऐसी स्टेट मशीन बनाएं विच जनरेट द फर्स्ट 6 नंबर्स रिपीटेडली। फर्स्ट 6 प्राइम नंबर जो जनरेट करे और रिपीट करती रहे। तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से हैं? फर्स्ट प्राइम नंबर 2, सेकंड 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11 और उसके बाद 13, और उसके बाद 13 के बाद दोबारा वो 2 पे चली जाए, एंड सो ऑन। तो हमारे पास बेसिकली
तो ब्लॉक डायग्राम बनेगी इस तरह होगी, कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है। क्लॉक तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट आती है सीक्वेंशियल सर्किट्स की, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स क्लॉक। प्राइम नंबर जनरेटर ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, और इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, वो है प्राइम नंबर। तो अब ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये हमारी इसकी स्टेट डायग्राम है। तो आप S0 से स्टार्ट करें आपने, क्योंकि फर्स्ट 6 प्राइम नंबर ड्रॉ करने हैं। तो आप एक सर्कल ड्रॉ करें, उसका नाम लिखते हैं S0, और वहाँ पे लिखते हैं Pn इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें Pn या प्राइम नंबर हमें 2 चाहिए। अब उसके बाद 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमें क्या चाहिए, 3। तो आप कोई कंडीशन या अनकंडीशनली जंप कर रहे हैं S0 से S1 के ऊपर। जब 2 जनरेट हो गया, 2 के बाद हमने 3 जनरेट, S1 स्टेट के ऊपर चले गए, वहाँ पे हमने Pn को 3 कर दिया कि Pn ये प्राइम नंबर हम 3 जनरेट करवा रहे हैं। 3 के बाद S1 से S2 की तरफ जा रहे हैं, Pn इज इक्वल टू 3, उसके बाद हम 3 के बाद हम 5 जनरेट करवा रहे हैं। S2 से S3 और S3 स्टेट के ऊपर हमने Pn इज इक्वल टू 7 लिख दिया। तो मतलब हम इस स्टेट में 7 को जनरेट कर रहे हैं। 7 के बाद 11 प्राइम नंबर आता है, 11 के बाद 13 आता है, और 13 के बाद दोबारा हम उसी स्टेट के ऊपर आ गए। तो अब हमने स्टेट्स के नाम लिख दिए, S0, S1, S2, S3, S4 एंड S5। S0 के ऊपर, S0 स्टेट के ऊपर 2 प्राइम नंबर आ रहा है, S1 के ऊपर 3, S2 के ऊपर 5, 3 S3 के ऊपर 7, S4 के ऊपर 11 और S5 के ऊपर 30। तो अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को मैंने ज़रा इसका स्टेट टेबल तक इसको कंप्लीट किया है, जस्ट टू शो कि हम किस तरह उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 स्टेट्स हैं। तो 6 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास अगर 8 से कम स्टेट्स हों तो हमें 3 स्टेट वेरिएबल चाहिए, 4 से ज़्यादा और 8 से कम। तो क्योंकि 6 हैं तो हमें 3 स्टेट वेरिएबल चाहिए, वो मैंने लिख दिया ABC। तो अब हर स्टेट को कोड असाइन करना है, 0 ABC 00, तो मैंने सिंपल बाइनरी कोड यूज़ कर लिया। S5 है तो उसका 101 बन गया। तो इस तरह हमने हर स्टेट को कोड असाइन कर दिया। अब जो हमारे पास ये Pn लिखा हुआ है, ये Pm एक्चुअली सर्किट की आउटपुट है, प्राइम नंबर। तो मैक्सिमम आउटपुट 13 आ रही है, और 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 वेरिएबल चाहिए बाइनरी के। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्राइम नंबर या आउटपुट वो 13 है। तो 13 को हम 4 नंबर के साथ या 4 बाइनरी वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन वेरिएबल्स को, आउटपुट वेरिएबल्स को मैंने कह दिया P3, P2, P1 और P0। अब यहाँ से आप देखें, मैं एक दो आपको जस्ट करवा देता हूँ। S0 पे हैं, प्रेजेंट स्टेट S0, तो नेक्स्ट स्टेट S1 होगी। प्रेजेंट स्टेट ये 00 S0 है, तो नेक्स्ट स्टेट है 001, प्रेजेंट स्टेट 0, नेक्स्ट स्टेट S1। और इस S0 स्टेट के ऊपर क्या हमने जनरेट करवाना है, हमने जनरेट करवाना है Pn इज इक्वल टू 2, प्राइम नंबर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर देंगे 0010, तो 2 का कोड एंटर कर दिया। नेक्स्ट जब हम S1 स्टेट के ऊपर आ गए, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी होगी S2, और S1 स्टेट के ऊपर जो हमें आउटपुट चाहिए वो 3 है। Pn इज इक्वल टू 3, तो उसका बाइनरी कोड लिख दिया। नेक्स्ट Pn इज इक्वल टू 5, उसका बाइनरी कोड। Pn इज इक्वल टू 7, उसका बाइनरी कोड। Pn 11, उसका बाइनरी कोड। Pn इज इक्वल टू 13, ये हमारा 101 S5 स्टेट पे Pn इज इक्वल टू 13। अब आके हमारे ABC की वैल्यू आती है 110 एंड 11। तो ऐसी कोई भी स्टेट हमारे सर्किट में स्टेट डायग्राम में मौजूद नहीं है। तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो सारी डोंट केयर है, और जो आउटपुट्स भी हैं वो भी डोंट केयर। तो इसमें मैंने जस्ट ये किया है कि इस स्टेट डायग्राम का स्टेट टेबल भी ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास जब एक दफ़ा स्टेट टेबल आ गया, तो अब आप इससे सर्किट डायग्राम अगेन, ये नेक्स्ट स्टेट के इक्वेशंस वगैरह फाइंड करें, आउटपुट के इक्वेशंस फाइंड करें, या डिकोडर या मक्स यूज़ कर लें डायरेक्टली अगर इक्वेशंस फाइंड नहीं करनी। तब आपको पता है कि इस टेबल को इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल वेज हैं। उन मल्टीपल वेज को आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं किस तरह इस टेबल से हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको नोट करवाना चाह रहा हूँ, ये भी मिली मोर मशीन है, क्योंकि जो आउटपुट है वो विद इन द स्टेट है, स्टेट के बाहर चेंज नहीं हो रही, स्टेट के अंदर ही जब तक एक स्टेट है आउटपुट चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम था, इसके अंदर भी हमारी जो आउटपुट है वो स्टेट के अंदर ही डिफाइन की हुई है, तो ये भी मोर टाइप मशीन
अब क्योंकि दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर मेंशन नहीं था कि मैंने मिली स्टेट मशीन ड्रा करनी है या मोर, तो इस वजह से मैंने दोनों में मोर ही ड्रा कर दी। प्रॉब्लम नंबर 3, बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम। इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। यू आर वर्किंग विद ए कंपनी, आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हु इन्वेंटेड ए न्यू बैटरी, जिन्होंने एक नई बैटरी ईजाद कर ली है, दैट अलाउज अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, जो कि बड़ी तेज़ी से चार्जिंग करती है। अनफॉर्चुनेटली द न्यू बैटरी हैव टेंडेंसी टू ओवरहीट वाइल चार्जिंग, बदकिस्मती से जो नई बैटरी है उसके अंदर एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि जब वो चार्जिंग करती है तो ओवर हीट हो जाती है, बहुत हीटिंग उसके अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। द कंपनी हैज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ए डिजिटल टेम्परेचर मॉनिटर, तो कंपनी ने बैटरी का टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए एक टेम्परेचर सेंसर वहाँ पे लगा दिया है, दैट टर्न्स चार्जिंग ऑफ कम्प्लीटली, जो कि बैटरी की चार्जिंग को मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है, वंस द टेम्परेचर एक्सीड्स ए सर्टेन थ्रेशोल्ड, जब टेम्परेचर एक ख़ास वैल्यू से एक्सीड करता है तो वो जो टेम्परेचर सेंसर है वो बैटरी की चार्जिंग को बंद कर देता है। ओके, ये अब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ज़रा कुछ बैकग्राउंड बताया हुआ है। नाउ यू आर आस्क्ड टू डेवलप ए कंट्रोलर विच एड सम इंटेलिजेंस टू द चार्जर, आपसे पूछा गया है या आपसे पूछा गया है कि आप एक कंट्रोलर डिज़ाइन करें जो कि उस चार्जर के अंदर कुछ इंटेलिजेंस को ऐड कर दे। अब वो इंटेलिजेंस क्या है, रेदर देन शटिंग चार्जिंग ऑफ कम्प्लीटली आफ्टर द सेफ टेम्परेचर लिमिट इज़ एक्सीडेड, बजाय इसके कि अगर टेम्परेचर हमारी सेफ लिमिट से बढ़ जाता है हम बैटरी को मुकम्मल तौर पर उसको उसकी चार्जिंग बंद कर दें, द कंट्रोलर शुड टर्न चार्जिंग ऑन अगेन इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप्स। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है टेम्परेचर अपनी सेफ लिमिट से ज़्यादा होता है और उसके बाद अगर कम हो जाता है, तो जो कंट्रोलर है जो पहले उसको बैटरी को मुकम्मल तौर पे ऑफ कर रहा था उसकी चार्जिंग को, अब वो अगर टेम्परेचर कम हो जाता है, सेफ लिमिट से नीचे आ जाता है, तो वो दोबारा उसकी चार्जिंग को ऑन कर दे। हाउएवर आफ्टर द टेम्परेचर हैज़ बीन एक्सीडेड 3 टाइम्स, लेकिन अगर टेम्परेचर 3 दफ़ा ज़्यादा होता है, पहली दफ़ा ज़्यादा हुआ फिर कम हो गया, तो जो हम कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे वो चार्जिंग को ऑन कर दे, फिर दूसरी दफ़ा ज़्यादा हुआ और टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद फिर कम हो गया, वो दोबारा उसको ऑन कर दे। इस तरह अगर तीसरी दफ़ा भी हुआ है तो अगर तीसरी दफ़ा के बारे में ये बता रहा है, आप हाउ और आफ्टर टेम्परेचर हैज़ बीन एक्सीडेड 3 टाइम्स, अगर टेम्परेचर 3 दफ़ा एक्सीड हो गया है, चार्जिंग शुड स्टॉप परमानेंटली, उसके बाद जो चार्जिंग है वो परमानेंट स्टॉप हो जानी चाहिए और दोबारा चार्जिंग कंट्रोलर जो है वो चार्जिंग को ऑन ना करे। ओनली ए मैनुअल रीसेट विल ब्रिंग द चार्जर आउट ऑफ इट्स सेफ्टी लॉकडाउन, तो फिर मैनुअली को बंदा जाके उस डिवाइस को जो है ना वो ऑन करेगा, तो ऑटोमेटिकली फिर वो ऑन नहीं होगी। यू आर गिवन वन डिजिटल सिग्नल एज द इनपुट, तो आपके पास एक डिजिटल सिग्नल इनपुट है, वो है टेम्परेचर सेंसर का सिग्नल। टेम्परेचर सेंसर इट इज़ ज़ीरो एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज़ बिलो द सेफ थ्रेशोल्ड, तो टेम्परेचर सेंसर आपको ज़ीरो वैल्यू देगा जब तक टेम्परेचर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम रहेगा, और जैसे ही टेम्परेचर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा होगा टेम्परेचर सेंसर आपको वन लॉजिक वन सिग्नल देगा। योर कंट्रोलर इज सपोज टू हैव द टू आउटपुट्स, आपके कंट्रोलर की दो आउटपुट्स होनी चाहिए, पहली आउटपुट का नाम है चार्जिंग, दूसरी आउटपुट का नाम है फॉल्ट। चार्जिंग आउटपुट शुड बी वन व्हेन द चार्जर इज़ ऑन, जब चार्जिंग हो रही है तो उस टाइम चार्जिंग की जो आउटपुट है वो वन होनी चाहिए, और फॉल्ट आउटपुट उस टाइम पे वन होनी चाहिए जब सेफ्टी लॉकडाउन एक्टिव हो जाए, मतलब वो जब 3 दफ़ा जो टेम्परेचर है वो अपनी लिमिट से एक्सीड कर गया। डिज़ाइन बोथ मिली एंड मोर स्टेट मशीन्स फॉर द अबव डिज़ाइन प्रॉब्लम, और ऊपर वाला जो डिज़ाइन प्रॉब्लम है इसके लिए मिली स्टेट मशीन भी ड्रॉ करें और बोर भी।
तो ये तो मैंने इस प्रॉब्लम को वर्ड भी वर्ड पढ़ा है, तो अब मैं इसकी ज़रा आसान लफ्ज़ों में इसका मीनिंग आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एक बैटरी है और जब वो चार्ज होती है, चार्ज होने के साथ वो हीट अप हो जाती है, अगर और उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो कंपनी ने क्या किया है, एक टेम्परेचर सेंसर लगा दिया है। वो टेम्परेचर सेंसर हमें उस बैटरी का टेम्परेचर बता रहा है। अगर किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से वो टेम्परेचर कम रहता है तो टेम्परेचर सेंसर हमें ज़ीरो की वैल्यू देता है, और अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से वो टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है तो टेम्परेचर सेंसर हमें वन वैल्यू देता है। अब हमने एक कंट्रोलर डिज़ाइन करना है और उसका फंक्शन इस तरह होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर सेंसर हमें ये बताया कि जो टेम्परेचर है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड कर गया है, तो जैसे ही वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड करे, जो बैटरी की चार्जिंग है वो कंट्रोलर ऑफ कर दे, और फिर कुछ देर के बाद जब वो टेम्परेचर डाउन होगा तो जो वो कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिकली उसको बैटरी की चार्जिंग दोबारा ऑन कर दे। तो अब इसी तरह अगर दूसरी दफ़ा बैटरी का टेम्परेचर थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड करता है तो वो उसको बैटरी को बंद कर दे, और अगर दोबारा वो कम हो जाता है तो वो बैटरी को दोबारा ऑन कर दे। तो दो दफ़ा तो वो नॉर्मली, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फिर अगर कम होता है तो कंट्रोलर जो है बैटरी को ऑन कर देगा। अगर अब तीसरी दफ़ा अगर तीसरी दफ़ा टेम्परेचर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा चला जाता है, तो फिर कंट्रोलर क्या करे, वो बैटरी की चार्जिंग को कम्प्लीटली ऑफ कर दे। अब अगर टेम्परेचर कम भी हो जाता है, अब वो उसको ऑन नहीं करेगा, अब क्योंकि तीन दफ़ा टेम्परेचर लिमिट से एक्सीड कर चुका है। अब जब तीन दफ़ा टेम्परेचर ज़्यादा अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड कर गया, अब जो कंट्रोलर है वो उस बैटरी की चार्जिंग को ऑन नहीं करेगा। अब कोई मैनुअली कोई बंदा जाके उसको को देखेगा कोई फॉल्ट आया है, उसको रिमूव करके वो फिर चार्जिंग सिस्टम को ऑन करेगा। और इस सिस्टम के हमारे पास अभी हम इसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी ब्लॉक डायग्राम है। क्लॉक इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट है, एक इनपुट है टेम्परेचर, दो इसके आउटपुट्स हैं चार्जिंग, और एक इसके आउटपुट है फॉल्ट। चार्जिंग उस टाइम पे वन, ये चार्जिंग आउटपुट उस टाइम पे वन होनी चाहिए जब चार्जिंग हो रही है, जब बैटरी की चार्जिंग हो रही है, और फॉल्ट उस टाइम पे वन होना चाहिए जब वो तीन दफ़ा टेम्परेचर अपनी सेफ वैल्यू से एक्सीड कर चुका है। तो इसके हम स्टेट डायग्राम देखते हैं। तो ये सबसे पहले मैं इसकी मोर स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारी एस ज़ीरो स्टेट है। अगर टेम्परेचर हमारे पास ज़ीरो है एस ज़ीरो स्टेट के ऊपर, तो सी इज इक्वल टू वन, एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। सी वन होने का मतलब ये है कि चार्जिंग हो रही है, फॉल्ट एफ इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब फॉल्ट अभी नहीं आया। अब टेम्परेचर सेंसर ने जब आपको वन दिया तो हम एस ज़ीरो स्टेट से एस वन स्टेट के ऊपर चले गए। वन आने का मतलब ये हुआ कि पहली दफ़ा टेम्परेचर बैटरी का अपनी सेफ लिमिट से एक्सीड कर गया। तो एस ज़ीरो स्टेट के ऊपर हमने सी को वन किया हुआ था कि चार्जिंग हो रही थी, आउटपुट ये शो कर रही है। एस वन स्टेट के ऊपर हम गए तो हमने सी को ज़ीरो कर दिया, फॉल्ट अभी भी ज़ीरो है। सी को ज़ीरो करने का मतलब ये है कि अब हमने चार्जिंग को ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे हमने हर स्टेट के ऊपर चेक करना है कि टी की वैल्यू ज़ीरो हो तो क्या होगा, टी की वैल्यू वन हो तो क्या होगा। तो अब जब हम एस वन स्टेट के ऊपर पहुँच गए, हमने एस वन स्टेट के ऊपर हम पहुँचे जब टेम्परेचर वन था। अब हम इसी स्टेट के ऊपर रहेंगे जब तक टेम्परेचर वन रहेगा, तो मतलब जब तक टेम्परेचर अपनी सेफ लिमिट से ज़्यादा है तब तक हम एस वन स्टेट के ऊपर ही रह रहे हैं। तो वो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं टी इज इक्वल टू वन से। जब तक सेंसर हमें ये बता रहा है कि टी इज इक्वल टू वन है, तो उसका मतलब ये है कि टेम्परेचर, बैटरी का जो टेम्परेचर है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है, तो अब तब तक हम चार्जिंग को ऑफ रखेंगे और हम इसी स्टेट के ऊपर रहेंगे। सी भी ज़ीरो रहेगा, एफ भी ज़ीरो रहेगा। अब अज्यूम करें कि हमने बैटरी की चार्जिंग को ऑफ कर दिया, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि टी की वैल्यू ज़ीरो होगी। टी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इट मीन्स कि अब हमने जो पहले चार्जिंग को ऑफ़ किया था सी को ज़ीरो करके, अब हमने इस चार्जिंग को ऑन करना है। तो हम एस वन स्टेट से एस टू स्टेट के ऊपर चलेंगे, और एस टू स्टेट के ऊपर हमने सी को वन कर दिया, एफ़ अभी भी ज़ीरो है, क्योंकि एफ़ ने सिर्फ उस टाइम पे वन होना जब तीन दफ़ा टेम्परेचर अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड कर चुका होगा। अब हम एस टू स्टेट के ऊपर आए हैं जब टेम्परेचर ज़ीरो था और हमने चार्जिंग को ऑन कर दिया। अब हम एस टू स्टेट के ऊपर हमने उस टाइम तक रहेंगे जब तक टेम्परेचर ज़ीरो है, कि टेम्परेचर अभी भी लेस अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है, तो तब तक जब तक वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है हम एस टू स्टेट के ऊपर ही रहेंगे और चार्जिंग होती रहेगी। अब एस टू स्टेट से अज्यूम करेंगे कुछ देर के बाद एस टू से
S2 स्टेट के ऊपर T1 हो जाता है। T1 होने का मतलब है कि अब दूसरी दफ़ा जो बैटरी का टेम्परेचर है अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू से एक्सीड कर लिया। S2 से हम S3 के ऊपर चले जाएंगे। S2 के ऊपर C इज़ इक्वल टू 1 था, मतलब चार्जिंग हो रही थी। S3 के ऊपर हमने चार्जिंग को फिर ऑफ कर दिया और हम इसी स्टेट के ऊपर रह रहे हैं जब तक T की वैल्यू 1 है। और जब जैसे ही T की वैल्यू दोबारा ज़ीरो होती है कि मतलब दूसरी दफ़ा जो टेम्परेचर एक्सीड हुआ था अब दोबारा कम हो गया, तो हम S3 से S4 के ऊपर मूव कर रहे हैं कि हमने चार्जिंग को दोबारा ऑन कर लिया। तो अगर हम S4 स्टेट के ऊपर हैं तो इट मीन्स के S4 स्टेट तक पहुंचने में जो बैटरी का टेम्परेचर है वो दो दफ़ा अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस कर चुका है। अब अगर बैटरी का टेम्परेचर अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करता है तो अब हम फॉल्ट को 1 कर देंगे और अब के टेम्परेचर अगर कम भी होता है तो भी चार्जिंग को ऑन नहीं करेंगे। तो ये S4 स्टेट है। S4 स्टेट के ऊपर जब तक हम ज़ीरो है तो हम इसी स्टेट के ऊपर रह रहे हैं और चार्जिंग करते जा रहे हैं। S4 स्टेट के ऊपर अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1 होती है तो हम S4 से S5 स्टेट के ऊपर चले गए। अब अगर ये टेम्परेचर 1 हो रहा है तो अब इसका मतलब ये तीसरी दफ़ा है कि बैटरी का टेम्परेचर अपनी सेफ लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। और अगर तीसरी दफ़ा ज़्यादा हो गया तो अब हमने फ़ाल्ट को 1 कर दिया कि अब बैटरी के अंदर कोई फ़ाल्ट आ गया है, तो अब फ़ाल्ट को 1 कर दिया और अब चार्ज C ज़ीरो है, मतलब चार्जिंग नहीं हो रही, फ़ाल्ट बैटरी के डिस्प्ले में आ रहा है कि कोई फ़ाल्ट इसके अंदर आ गया। अब इस स्टेट के ऊपर S5 के ऊपर चाहे T की वैल्यू 1 हो चाहे T की वैल्यू 0, हम किसी और स्टेट के ऊपर मूव नहीं कर रहे, हम इसी स्टेट के ऊपर रह रहे हैं। तो ये हमें ये बता रहा है कि क्योंकि अब फॉल्ट हो गया, अब चाहे फॉल्ट आने के बाद अगर टेम्परेचर कम भी हो रहा है तब भी हमने बैटरी को ऑन नहीं करना। अब बस उसके ऊपर फॉल्ट की इंडिकेशन आ रही है F इज़ इक्वल टू 1। तो अब ये आप कह लें कि ये लॉकडाउन स्टेट आ गई कि अब चाहे T1 हो चाहे T0, हमारा जो कंट्रोलर है बैटरी के चार्जिंग सिस्टम को इसी स्टेट के अंदर रखेगा। तो अब इस स्टेट में होने का मतलब है कि बैटरी का चार्जिंग सिस्टम लॉकडाउन हो गया। अब कोई बंदा आएगा मैनुअली, वो देखेगा बैटरी के अंदर फॉल्ट है, वो उसको क्लियर करेगा, क्लियर करने के बाद दोबारा से उसको रीसेट करेगा तो दोबारा ये बैटरी का सिस्टम या चार्जिंग कंट्रोलर यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बैटरी का चार्जिंग सिस्टम था जो कि अगर टेम्परेचर बैटरी का 3 दफ़ा सेफ वैल्यू से ज़्यादा होता है तो उसको फिर वो लॉकडाउन में ले जाता है, और अगर 3 दफ़ा कम रहता है तो फिर वो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो बैटरी की चार्जिंग को शट डाउन कर देता है, और जैसे ही टेम्परेचर दोबारा ज़ीरो हो जाता है या दोबारा थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम आ जाता है तो दोबारा उसकी चार्जिंग को ऑन कर देता है। तो ये हमारे पास ये बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम की मोर स्टेट डायग्राम थी, मोर स्टेट मशीन। अब अगेन आपने इससे खुद ही वो इसका सर्किट वगैरह लास्ट लेक्चर को देखते हुए कि स्टेट डायग्राम आ गई है, तो अब इससे हम सर्किट कैसे ड्रॉ करें। तो ये मैंने कुछ नोट्स या कुछ हिंट्स लिखे हुए हैं कि S0 स्टेट पे हैं तो बैटरी चार्जिंग नॉर्मली, S1 स्टेट के ऊपर आ गए हैं तो इसका मतलब है पहली दफ़ा लिमिट एक्सीड हुई, S2 के ऊपर हैं तो बैटरी दोबारा नॉर्मली चार्ज हो रही है, S3 के ऊपर आए सेकंड टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, X4 के ऊपर आए तो बैटरी दोबारा नॉर्मली चार्ज हो रही, अब S5 के ऊपर आ गए तो इट मीन तीसरी दफ़ा लिमिट क्रॉस हुई है तो अब वो फॉल्ट कंडीशन के ऊपर आ गया। तो ये जो नोट्स हैं ये आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखनी है कि स्टेट डायग्राम की आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेसिकली इन नोट्स के ज़रिए आप आसानी से याद रख सकते हैं। ये नाम भी लिखें तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अब यही स्टेट डायग्राम है तो ये मोर टाइप स्टेट डायग्राम है। मोर टाइप स्टेट डायग्राम के आपको पता है कि जो हम आउटपुट है वो विद इन द स्टेट डिफाइन करते हैं, स्टेट के अंदर ही आउटपुट होती है। अब हम यही जो स्टेट डायग्राम है अब इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मिली स्टेट डायग्राम के अंदर। तो बहुत आसान है, सारी ट्रांजिशन सेम है, ये जो एरो हेड्स हैं ये सारे के सारे सेम रहेंगे। जस्ट जो हमने ये 1 0 यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट के अंदर, अब इसको हम बाहर की तरफ ले जाएंगे। ये जो आउटपुट जो पहले स्टेट के अंदर डिफाइन की हुई थी अब उसको स्टेट के बाहर डिफाइन कर देंगे मिली के लिए। तो अब ये मैंने वही S0 S1 S2 S3 S4 ये स्टेट्स के अंदर ले गया, स्टेट्स के नेम्स को। अब ये हमारी है ये टी, पहली जो ये वेरिएबल है वैल्यू टी को शो कर रहा है, स्लैश सी चार्जिंग को और स्लैश एफ। तब ये अब इस स्टेट का ये मीनिंग है।
स्टेट ज़ीरो पे हम मौजूद हैं। अगर टेम्परेचर ज़ीरो है, टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम एस ज़ीरो स्टेट के ऊपर हैं, सी को 1 किया और एफ़ को ज़ीरो किया। एस ज़ीरो से स्टेट से हम एस 1 स्टेट के ऊपर मूव कर रहे हैं जब टेम्परेचर की वैल्यू 1 हुई, और जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू 1 हुई तो सी जो पहले 1 था, मतलब जो चार्जिंग हो रही थी, अब उस सी को हमने ज़ीरो कर दिया और एफ फॉल्ट अभी भी ज़ीरो है। एस 1 स्टेट के ऊपर हम आ गए हैं और एस 1 स्टेट के ऊपर हम तब आए हैं जब टी की वैल्यू 1 थी। अब हम इस स्टेट के ऊपर रहेंगे एज लॉन्ग एज जब तक टेम्परेचर टी 1 रहेगा। टी 1 है तो सी भी ज़ीरो है, एफ भी ज़ीरो है, मतलब चार्जिंग भी हमने अभी रोकी हुई है। अब अज्यूम करें कि जो टी 1 था, टेम्परेचर की वैल्यू वो डाउन होगी, टेम्परेचर ज़ीरो हो गया, तो हम एस 1 से एस 2 स्टेट के ऊपर चले गए जब टी की वैल्यू ज़ीरो थी, और सी को हम यहाँ पे 1 कर देते हैं और एफ़ को यहाँ पे, एफ़ अभी भी ज़ीरो है। सी 1 करने का मतलब ये है कि टेम्परेचर डाउन हो गया है और चार्जिंग शुरू हो गई है। एस 2 स्टेट के ऊपर नॉर्मल कंडीशन है, तो जब तक टेम्परेचर ज़ीरो रहेगा चार्जिंग 1 होती रहेगी, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है, एफ़ अभी भी ज़ीरो है। दोबारा जब टेम्परेचर की वैल्यू सेफ लिमिट से ज़्यादा होगी, टेम्परेचर 1 हुआ तो मैं एस 2 स्टेट से एस 3 की तरफ चले गए, आउटपुट सी जो पहले 1 थी अब उसको ज़ीरो कर दिया। अब एस 3 स्टेट के ऊपर हम आ रहे हैं जब टी की वैल्यू 1 थी, कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, तो एस 3 के ऊपर हम मेंटेन रहेंगे, इस स्टेट के ऊपर रहेंगे जब तक टेम्परेचर की वैल्यू 1 रहेगी या टेम्परेचर अपनी सेफ लिमिट से ज़्यादा रहेगा, और सी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे एफ ज़ीरो हो जाएगा। अगेन अगर टेम्परेचर फॉल करता है तो हम एस 3 से एस 4 के ऊपर चले जाएंगे और चार्जिंग को ऑन कर देंगे, और यहाँ पे सी को 1 कर दिया, मतलब चार्जिंग हो रही है। तो अब ये दूसरी दफ़ा है कि एस ज़ीरो से जब आप एस 4 स्टेट के ऊपर आएँ, इट मीन्स कि जो टेम्परेचर है 2 दफ़ा अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका है, तो 2 दफ़ा हमने लिमिट क्रॉस करने के बावजूद जब टेम्परेचर कम हुआ तो हमने चार्जिंग को ऑन कर दिया। अब अगर तीसरी दफ़ा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हम लॉकडाउन कंडीशन में चले जाएंगे। तो एस 4 के ऊपर जब टी 1 होगा तो मतलब तीसरी दफ़ा टेम्परेचर अपनी लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो अब हम एस 5 के स्टेट के ऊपर चले गए, और एस 5 स्टेट के ऊपर जाने के बाद हमने सी को ज़ीरो कर दिया दोनों केसेस में, आउटपुट्स में, और एफ़ को 1 कर दिया। एफ़ 1 होने का मतलब है कि फॉल्ट कंडीशन है। अब इस स्टेट के ऊपर एस 5 स्टेट के ऊपर अगर टेम्परेचर चाहे 1 है और चाहे ज़ीरो है, मतलब अब किसी तरह फॉल्ट आ गया, और फॉल्ट होने के बाद टेम्परेचर फिर डाउन हो जाता है, तो अब बेशक डाउन हो भी जाए, 3 दफ़ा हमने देख लिया, अब डाउन हो भी गया तब भी वो फॉल्ट कंडीशन के अंदर ही रह रहा है। तो ये उसी प्रॉब्लम की जो बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये उसी की मीली टाइप स्टेट डायग्राम है। तो अब आप अगेन, ये आपका स्टेट डायग्राम है, ये लेक्चर 17 के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि स्टेट डायग्राम से किस तरह सर्किट बनाते हैं। तो आप लेक्चर 17 के स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसकी सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप और यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है जी डिज़ाइन प्रॉब्लम नंबर 4। डिज़ाइन प्रॉब्लम नंबर 4 में है जी ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर हमने डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन द स्टेट मशीन बेस्ड ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर फॉर द ट्रैफिक जंक्शन शोन बिलो। तो ये ट्रैफिक का एक जंक्शन ये शो किया हुआ है नीचे। इसके लिए हमने स्टेट मशीन डिज़ाइन करनी है। Note that the only restriction is this, that at any given time only one side of the traffic is allowed to pass the junction। तो आप जंक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे एक चौक सा बना हुआ है, तो एक सिग्नल यहाँ पे लगे हुए हैं, रेड येलो ग्रीन, यहाँ पे भी रेड येलो ग्रीन। एक हमारा मेन रोड है, यहाँ से ट्रैफिक इधर जा सकती है, इधर जा सकती है और इधर आ सकती है, और ये हमारा साइड रोड है, यहाँ से ट्रैफिक इधर सामने की तरफ जा सकती है, या इधर जा सकती है, या इधर जा सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ये वाला एक टाइम पे, किसी भी गिवन टाइम पे सिर्फ एक रोड पे ट्रैफिक जा सकती है, कि यहाँ से इधर जा सकती है, तो अगर यहाँ से इधर जा सकती है तो ये जो साइड वाली है फिर ये ट्रैफिक बंद होगी।
अगर साइड वाली ट्रैफिक जा रही है यहाँ से इधर या इधर, तो फिर ये मेन रोड की ट्रैफिक ये बंद होगी। तो ये हमारी कंडीशन है। तो क्वेश्चन ये है कि अब आप इसकी स्टेट मशीन डिज़ाइन करें ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर की। एक ऐसी स्टेट मशीन ड्रॉ करें जो बेसिकली इन 6 लाइट्स को कंट्रोल करे। तो इसमें मैंने स्टेट डायग्राम ड्रॉ की है। अगेन ये भी आप इसमें देखें, इसमें कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है, सिर्फ इस सिस्टम की 6 आउटपुट्स हैं। और आउटपुट्स को मैंने किस तरह डिफ़ाइन किया है, ये रेड मेन है, इस तरह रेड येलो, या रेड मेन, उसके बाद येलो मेन, मतलब मेन रोड की येलो लाइट, उसके बाद ग्रीन मेन, मतलब मेन रोड की ग्रीन लाइट, इसके बाद आर एस या रेड साइड, रेड लाइट ऑफ साइड रोड आर एस, वाई एस येलो लाइट ऑफ साइड रोड, जी एस ग्रीन लाइट ऑफ साइड रोड। तो हमारे पास बेसिकली आप कह सकते हैं कि अब इसके ब्लॉक डायग्राम ऐसी है। तो कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है, सिर्फ क्लॉक ही इनपुट होगा, और लेकिन ये ऐसा सिस्टम है इसकी 6 आउटपुट्स आ रही हैं। ओके, अब इससे पहले कि मैं इसकी स्टेट डायग्राम पे जाऊं, तो इसकी वर्किंग कैसे होगी। अगर ये वाली ट्रैफिक जा रही है मेन रोड की, तो साइड रोड की ट्रैफिक बंद होनी चाहिए। अगर ये जा रही है तो इसका मतलब है ये ग्रीन है, और ये साइड वाली फिर उस टाइम रेड होगी। और अगर ये साइड वाली ग्रीन है तो फिर मेन वाली रेड होगी। तो ये इसकी कंडीशंस बनेंगी। तो ये अब इसकी स्टेट डायग्राम देखते हैं, तो बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये जीएम स्टेट है 0 से हम स्टार्ट करते हैं। जीएम का मतलब है ग्रीन लाइट ऑन है मेन रोड। आर एस का मतलब है रेड लाइट ऑन है साइड रोड की। इसका मतलब क्या होगा इस स्टेट का, कि मेन रोड पे गाड़ियाँ जा रही हैं लेकिन साइड रोड अभी ऑफ है। तो ये तो कंडीशन ट्रू होगी। अब क्या हुआ, अगर ग्रीन, ये जीएम अगर चेंज होता है वाईएम के अंदर, वाईएम के अंदर जाने का मतलब ये है कि जो मेन रोड के ऊपर पहले ग्रीन लाइट ऑन थी, अब वहाँ पे येलो लाइट ऑन हो गई है। अगर येलो लाइट भी ऑन हो गई है, तब भी हमने जो साइड वाला रोड है उसकी रेड लाइट को ही ऑन रखना है। येलो लाइट ऑन होने का मतलब है कि उसकी ग्रीन का टाइम पूरा हो गया, अब वो ग्रीन से रेड के अंदर कन्वर्ट होगी, लेकिन रेड के अंदर जाने से पहले वो येलो के अंदर, येलो से होती हुई रेड के अंदर जाएगी। तो ये ग्रीन लाइट जो मेन रोड की ऑन थी, अब यहाँ पे वो मेन लाइट की रेड येलो लाइट ऑन होगी, और साइड रोड की अभी भी रेड लाइट ही उससे नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा कि जब येलो लाइट का टाइम पूरा हो जाएगा वाई एम, उसके बाद वाई एम कन्वर्ट हो जाएगा आर एम के अंदर। आर एम के अंदर कन्वर्ट होने का मतलब है कि जो अब मेन रोड है उसकी रेड लाइट ऑन हो गई है। जब मेन की रेड लाइट ऑन होगी, तो अब आप क्या करें, साइड रोड की ग्रीन लाइट को ऑन कर दें, जी एस। इस स्टेट के ऊपर क्या हो रहा है बेसिकली, अब मेन ट्रैफिक ब्लॉक होगी मेन रोड की, अब साइड की चलना स्टार्ट होगी। अब ये वाली ट्रैफिक ब्लॉक कर दी, और ये वाली ट्रैफिक अब चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, तो ये वाली अब जा सकते हैं। ओके, अब मेन रोड यहाँ पे ऑफ था, साइड रोड यहाँ पे ग्रीन था, मतलब उसकी ट्रैफिक जा रही थी। अब ये साइड रोड अगेन ग्रीन है, अब ये ग्रीन होके दोबारा ये अब साइड रोड येलो में जाएगा। जीएस से ये गया वाईएस के अंदर, कि अब बेसिकली जो जीएस है जो पहले ग्रीन था, अब वो बंद होने लगा। बंद होने से पहले वो येलो होगा, येलो होने के बाद रेड होगा। तो ये जीएस वाईएस के अंदर कन्वर्ट हुआ। आरएम अभी भी आरएम है, कि जो साइड रोड के ऊपर येलो लाइट ऑन है और मेन रोड अभी भी ब्लॉक है। अभी येलो लाइट कुछ देर तक ऑन रहेगी, ऑन रहने के बाद वाई एस आर एस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वाई एस मतलब साइड रोड की येलो लाइट ऑन थी, अब उसी साइड रोड की रेड लाइट ऑन हो गई है, और जैसे ही उसी साइड रोड की रेड लाइट ऑन होगी, तो हम जीएम को दोबारा ऑन कर देंगे, मतलब मेन रोड की ग्रीन लाइट दोबारा ऑन होगी। तो ये हमारे पास ये स्टेट डायग्राम है जो कि इस ट्रैफिक
लाइट के कंट्रोलर के लिए काम करेगा। अगेन इसका सर्किट आप ड्रॉ कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द लास्ट लेक्चर। इसमें एक क्लैरिफिकेशन देता चलूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 आउटपुट्स थी, तो मैंने आप 6 आउटपुट्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि GM1 है, RS1 है, बाकी चारों आउटपुट 0 है। तो यहाँ पे मैंने जो दो आउटपुट स्टेट के अंदर डिफाइन किए हैं, इट मीन्स कि वो दो 1 है, बाकी सारी 0 है। फॉर एग्जाम्पल S0 स्टेट के अंदर GM1 है, RS1 है, बाकी चारों आउटपुट 0 है। S1 स्टेट के अंदर YM1 है, RS1 है, बाकी चारों आउटपुट 0 है, एंड सो ऑन। तो जो और बेसिकली जो आउटपुट्स 1 हो रही हैं जस्ट वही शो किए हैं, बाकी अंडरस्टूड है कि बाकी आउटपुट उस स्टेट में 0 है। तो ये हमारे पास स्टेट डायग्राम थी ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर की। नेक्स्ट है जी डिज़ाइन प्रॉब्लम नंबर 5, उसका नाम है पल्स जनरेटर। डिज़ाइन स्टेट मशीन to generate the single pulse for duration of 1 clock cycle whenever an input goes high। हमारा हमने एक ऐसी स्टेट मशीन डिज़ाइन करनी है जो कि एक इनपुट को मॉनिटर कर रही है, और जैसे जैसे ही वो इनपुट हाई हो, तो जो उस स्टेट मशीन को क्या करना चाहिए कि वो एक आउटपुट जनरेट कर दे सिंगल पल्स, जो कि एक क्लॉक साइकिल तक ऑन रहे, और उसके बाद वो आउटपुट 0 हो जाए। तो ये सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट शो की हुई है। तो ये क्लॉक सिग्नल है, ये क्लॉक सिग्नल के पॉजिटिव है जेरो वेट्स के साथ शो किए हुए हैं। अज्यूम के जो स्टेट मशीन हमें डिज़ाइन करनी है वो इस एक्स को मॉनिटर कर रही है, इस एक्स इनपुट को देख रही है। अब ये देखें, जब तक एक्स की वैल्यू 0 है वाई 0 रह रहा है। अब ये एक्स 1 हो गया, ये एक्स तो काफ़ी देर तक 1 रहेगा, हो सकता है 50-60 साइकिल या 100 साइकिल या इससे भी ज़्यादा, जितनी देर तक मर्जी 1 रहे। जैसे ही एक्स 1 हुआ, जो आउटपुट वाई है वो सिर्फ एक साइकिल के लिए 1 रहे, उसके बाद 0 हो गया। तो एक साइकिल का मतलब है कि इस पॉजिटिव एज से लेकर इस पॉजिटिव एज तक, तो इनपुट बेशक उससे ज़्यादा देर तक के लिए 1 है, लेकिन जैसे ही इनपुट 1 हो तो आउटपुट सिर्फ एक साइकिल के लिए ऑन और उसके बाद 0 हो जाए। तो ये देखें, इतनी देर तक आउटपुट इनपुट हमारी 1 रही, लेकिन आउटपुट जैसे सिंगल साइकिल तक 1 रही, उसके बाद इनपुट 0 होगी। अब इनपुट दोबारा 1 होगी, तो जैसे ही इनपुट दोबारा 1 हुई, हमने आउटपुट को दोबारा 1 साइकिल के लिए ऑन कर दें, और उसके बाद दोबारा उसको 0 कर दें। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर हमें डिज़ाइन क्या करना है, एक इनपुट एक्स को मॉनिटर करना है। वो इनपुट एक्स जब भी हाई हो, तो जैसे ही वो हाई हो या लॉजिक 1 पे जाए, तो हमने आउटपुट वाई को ऑन कर देना है फॉर 1 क्लॉक साइकिल, और उसके बाद उसको 0 कर देना है। और यही पैटर्न रिपीट करता रहना कि जब भी इनपुट एक्स की हाई हो, तो वाई शुड बी हाई फॉर ओनली 1 क्लॉक साइकिल। इसको हम कहते हैं पल्स जनरेटर। ये एक ऐसा सर्किट होगा जो सिंगल पल्स जनरेट करेगा जब भी उसको हाई इनपुट मिलेगी। वो हाई इनपुट चाहे थोड़ी देर के लिए आती है, चाहे ज़्यादा देर के लिए आती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी इनपुट हाई होगी, चाहे जितनी देर के लिए मर्जी हो, जैसे ही इनपुट हाई होगी, ये सर्किट एक पल्स प्रोड्यूस कर देगा। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है पल्स जनरेटर। एक्स इनपुट है, वाई इसके आउटपुट है, क्लॉक तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट है हर सीक्वेंशियल सर्किट की। तो ये इसकी सिंपल से स्टेट डायग्राम है। आप S0 स्टेट से अपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक x 0 है, मतलब अभी तक इनपुट आई ही नहीं या इनपुट 0 है, तो y की वैल्यू 0 रह रही है। ओके, अब जब तक x 0 रहेगा y 0 ही रहेगा। बेसिकली ये इस कंडीशन को डिटेक्ट कर रहे हैं, जब तक x 0 है y 0 है। उसके बाद जैसे ही x 1 हुआ तो y को 1 हो जाना चाहिए। जैसे ही x 0 था, जैसे ही x 1 हुआ, तो हम S0 स्टेट से एक नई स्टेट S1 के ऊपर मूव कर गए, और वहाँ पे y को हमने 1 कर दिया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जब तक आप S0 स्टेट में x की वैल्यू 0 आ रही है, आ रही है, आ रही है, जब तक x की वैल्यू 0 रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी। जैसे ही x 1 होगा, तो हम S0 स्टेट से S1 के अंदर मूव कर गए, और वहाँ पे हमने y को 1 कर दिया। अब इस y को हमने 1 रखना है फॉर 1 क्लॉक साइकिल।
तो हम क्या करते हैं, ये जो भी स्टेट रहती है ये फॉर वन क्लॉक साइकिल आती है ऑटोमेटिकली। ये जो S0 स्टेट है ये वन क्लॉक साइकिल के लिए है अगर x0 है। तो नेक्स्ट बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो ये स्टेट चेंज होती है क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर इस एज के ऊपर जहाँ पे भी ये मेरा कर्सर है हम S1 स्टेट के अंदर एंटर हुए हैं तो हमने यहाँ पे y को बंद कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेट जो चेंज होगी वो क्लॉक के इस एज पे इस एज के ऊपर आएगी। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगी वो क्लॉक के इस एज के ऊपर आएगी। एक स्टेट ऑटोमेटिकली हम, तो ये जो जितनी भी स्टेट्स हैं ये एटलीस्ट जो सर्किट है इन स्टेट्स के अंदर रहता है एटलीस्ट फॉर वन क्लॉक साइकिल। तो जब हम इस स्टेट के अंदर एक फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लॉक साइकिल फर्स्ट एज के ऊपर क्लॉक के पॉजिटिव एज के ऊपर हम इस स्टेट के अंदर आएँ तो वन क्लॉक साइकिल हम इसी स्टेट के अंदर रहेंगे। और जब नेक्स्ट क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा मतलब आफ्टर वन क्लॉक साइकिल जब गुजर गया, जब उसके बाद जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा तो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं S1 स्टेट से S2 के ऊपर, चाहे x की वैल्यू 0 हो चाहे x की वैल्यू 1 हो। इसका मतलब ये है कि जब हम S0 स्टेट से S1 स्टेट के ऊपर आए तो S0 स्टेट के ऊपर तो आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए या बहुत ज़्यादा क्लॉक साइकिल के लिए रह सकते हैं जब तक आपकी x की वैल्यू 0 है। जैसे ही S0 स्टेट के ऊपर x1 आया हम S0 से S1 स्टेट के ऊपर चले गए। S1 स्टेट के ऊपर हम एक क्लॉक साइकिल तक रहे और जैसे ही नेक्स्ट क्लॉक साइकिल आया नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के पॉजिटिव एज पे चाहे x की वैल्यू 0 थी चाहे x की वैल्यू 1 थी हम S1 स्टेट से S2 की तरफ मूव कर गए और वहाँ पे हमने जाके y को 0 कर दिया। तो बेसिकली ये जो S1 स्टेट आई ये आई जस्ट फॉर वन क्लॉक साइकिल। तो एक क्लॉक साइकिल के अंदर आई तो y वहाँ पे 1 हो गया। अब जब हमने S2 स्टेट के ऊपर आ गए अब हमने ये देखना है, ये देखें फॉर एग्जांपल ये क्लॉक का सिग्नल 1 था यहाँ पे 0 था, यहाँ पे हम S1 स्टेट के ऊपर आ गए और इससे हमने y को 1 किया फॉर वन क्लॉक साइकिल और आगे मूव करके S2 स्टेट के ऊपर। S2 स्टेट के ऊपर हम दोबारा चेक कर रहे हैं अगर y 1 है तो y अगर x 1 है अगर इनपुट 1 है तो y को हमने 0 कर देना है क्योंकि जो y है ये जस्ट ऑन होना है फॉर वन क्लॉक साइकिल जो कि यहाँ पे ऑन हो गया। अगर x की वैल्यू 1 है तो हमने y को 0 कर देना और जब तक x 1 रहेगा ये वाली कंडीशन कि y 1 है x 1 है y 0 है और जैसे ही x दोबारा 0 होगा तो हम यहाँ से S2 से S0 स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। तो बेसिकली इसकी ओवरऑल वर्किंग ये है कि आप S0 स्टेट पे हैं जब तक x की वैल्यू 0 है। जैसे ही x की वैल्यू 1 आई आप S1 स्टेट के ऊपर चले गए और वहाँ पर आप मौजूद रहे या प्रेजेंट रहे फॉर वन क्लॉक साइकिल। जैसे ही एक क्लॉक साइकिल का ड्यूरेशन पूरा हुआ आप S1 से S2 के ऊपर मूव कर गए। अब क्योंकि आप S1 स्टेट के ऊपर आए थे उस टाइम जब x की वैल्यू 1 थी तो अब आप S2 के ऊपर चेक कर रहे हैं कि हम S2 के ऊपर ही रह रहे हैं जब तक x की वैल्यू 1 है। जब तक x की वैल्यू 1 है तो हम y की वैल्यू को 0 रख रहे हैं और जैसे ही x मतलब जो x यहाँ पे हाई हुआ था वो एक साइकिल के लिए आउटपुट y हाई होगी और अभी भी वो x काफ़ी देर तक हाई है तो हमने उस x के हाई होने के बावजूद y को 0 कर दिया। अब x दोबारा लो होगा तो दोबारा वो नए सिरे से S0 पे चला जाएगा, दोबारा मॉनिटर करेगा कि कब अगली दफ़ा x की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप इस स्टेट डायग्राम की सर्किट बनाएं लास्ट लेक्चर को यूज़ करते हुए डी से जेके से या टी फ्लिप फ्लॉप से तो ये इस तरह की आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर देगा। जब भी इस सर्किट में x की वैल्यू इनपुट हाई होगी तो ये एक क्लॉक साइकिल के लिए आउटपुट को बंद कर देगा एंड सो ऑन। तो ये 5 डिज़ाइन प्रॉब्लम की एग्जांपल्स थी जो सीक्वेंशियल सर्किट प्रॉब्लम की। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि जो सीक्वेंशियल सर्किट है वो हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं
तो मेन उनका ये है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ के प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होने के बाद आपको उसकी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना आनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करने के बाद। और उसके बाद आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ब्लॉक डायग्राम को यूज़ करते हुए स्टेट डायग्राम ड्रॉ करनी आना चाहिए। तो ये जब आपको स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना आ गई तो उसके बाद ये जस्ट एक मैकेनिकल स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करते हुए आप उससे सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।